हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। बिना किसी देरी के डीथ्रोन एम्प्रेस मंगा को स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था एडला होती है ना, उससे परमिशन मिल जाती है कि वो इम्पीरियल मीटिंग्स उन्हें अटेंड कर सकती है। तो वो मीटिंग में बोलती है कि मैं अभी सारे इक्विपमेंट अपार के जो भी टावर्स वगैरह हैं मैं उसे 2 साल में कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दूँगी और उन्हें पूरी तरह से वैनिश कर दूँगी। उसके बाद सुन के ना सभी नोबल्स उसकी ओर देखते हैं और बात करने लगते हैं। तो इसका मतलब वो सिर्फ़ 2 साल में वो सभी जो टावर्स हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकती है। क्या ये पॉसिबल भी है? हम देखते हैं लिनक्स और डिक टेसनल के चेहरे कुछ ख़ास नहीं होते। तो कार्ल उसे बोलता है, योर मैजेस्टी, क्या तुम अपने जो वर्ड्स हैं उन्हें होल्ड कर सकती हो? क्या तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हो? तो वो येस में आंसर करती है और उससे बोलती है अपनी फाइनल आइडेंटिटी कि मैं फाउंडर थी और जनरल मैनेजर थी गटोर एम्पायर के हेडक्वार्टर की, टावर हेडक्वार्टर की, जो कि डिस्ट्रॉय करते थे टावर को। और मैं विजार्ड भी थी गटोर एम्पायर की। और वहाँ पर ना मैंने अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया और वहाँ जितने भी मेरे सोल्जर वगैरह थे, मतलब मेरे सबॉर्डिनेट थे, उन्हें बहुत सारी टेरिटरी में बांट दिया था, जो कि डिपेंड करता था पॉपुलेशन वगैरह के ऊपर। और जिसकी वजह से वहाँ पर टावर्स ऑलमोस्ट कभी भी नहीं गिरते थे और अगर कोई टावर गिरता भी था तो बहुत ही जल्दी उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था। और यहाँ पर ना वो आगे बोलती है, अगर कोई भी रीज़न ना हुआ तो मुझे लगता है कि जो काउंट कॉल्विन के टावर्स हैं उनमें मैं बहुत ईजिली डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ, तो उसे आप मुझे हैंड ओवर कर दो। उसकी बात सुन के ना जो ड्यूक होता है, मतलब अभी मार्कस होता है ना, वो बोलता है कि मार्कस सर्वट भी पूरी तरह से हर मैजेस्टी के साथ अग्री करता है और मैं पूरी तरह से उन्हें सपोर्ट करता हूँ। उसके बाद ना ड्यूक जो वॉल्डर है और हमारी डचेस हैं, दोनों ही बोलते हैं कि हम भी सपोर्ट करते हैं एम्प्रेस को। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना कार्ल सोचता है कि अभी ना जो बैलेंस स्केल था ना वो अभी एम्प्रेस की तरफ झुक रहा है और मुझे नहीं पता अभी क्या करे। और फिर वो सोचता है कि क्वीन, क्या तुम्हें सच में ऐसा डिसीजन लेना था? क्या तुम इस तरह से अपनी जो पूरे दोनों हाथों में पावर को होल्ड करना चाहती हो और मुझे इसी मिजरेबल पोजीशन में डालना चाहती हो? तभी फिर हम देखते हैं वहाँ पर ना एक भागा भागा सबॉर्डिनेट आता है और बोलता है कि योर मैजेस्टी, ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक इमरजेंसी है। और फिर ना वो उसे एक जो मतलब डॉक्यूमेंट है वो उसे देता है। तो कार्ल उसे पढ़ता है और उसे बताता है कि जो काउंट कार्बिन है उन्होंने जो मतलब उसकी टेरिटरी थी वो पूरी तरह से कार्ल को देने का फैसला कर लिया है। वो किस लिए दिया है वो आपको पता ही है, क्योंकि जो काउंट कार्बिन की टेरिटरी थी वहाँ पर बहुत सारे टावर्स गिर रहे हैं, जिसकी वजह से जो लोग हैं ना वहाँ पर उनकी हालत बहुत बुरी है। तो इसीलिए उसने अपनी जो पोजीशन थी, मतलब अपना जो टेरिटरी थी, वो कार्ल को सौंप दिया ताकि वो कुछ कर पाएँ, क्योंकि अभी उसके अंदर अंडर आ रही है ना, तो उसे कुछ ना कुछ करना ही होगा लोगों के लिए। अभी ये फैसला सुना देता है वो यहाँ पर मीटिंग में। और यहाँ पर ना हम देखते हैं एडलर सोचते हैं कि क्या उसने अपनी टेरिटरी हैंड ओवर कर दिया। मुझे लगा था कि वो थोड़े से और लॉन्ग वेट कर लेगा और होल्ड अप कर लेगा। और फिर वो सोचते हैं, मुझे नहीं लगता अब कुछ हो सकता है। और यहाँ पर ड्यूक सोचता है कि काउंट कार्वे ने हमें हेल्प की है, उसकी वजह से ही हम इस मैटर को थोड़ा और स्ट्रेच कर सकते हैं। अभी हमें एम्परर को फिर से परस्यू करने की ज़रूरत है। फिर हमारा सीन कट होता है। हम देखते हैं यहाँ पर ना जो कार्ल और ड्यूक होते हैं दोनों साथ में बैठे हुए। कार्ल उससे बोलते हैं, तुम्हारी ओपिनियन क्या है जो अभी टावर को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो अभी मैं एम्प्रेस ने की है, मतलब हमें बताया है। तो ड्यूक बोलता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर कालू से बोलता है कि एम्प्रेस ने कहा है कि वो 2 साल के अंदर अंदर जो टावर्स है उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। क्या तुम्हारे पास वे है उसे स्टॉप करने का? और उससे वो बोलते हैं बहुत ही जल्दी जो एल्डर्स होते हैं वो गैदर होंगे एम्प्रेस के अराउंड, जैसे बीज घूमती हैं मधुमक्खियाँ, मतलब फूलों के अराउंड। और उसकी बात सुन के ड्यूक उससे बोलता है, यार मेजेस्टी, आपको नहीं पता है, मैं इसीलिए हेजिटेट कर रहा था कि हर मेजेस्टी को ऐसे टावर को डिस्ट्रॉय करने नहीं देना है। ये सब इसीलिए था ताकि मैं आपकी जो पावर है उसे मेंटेन कर पाऊँ। और आज तो आपने देख ही लिया होगा, इतनी छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से टावर प्रॉब्लम की वजह से उनका एटीट्यूड कितनी मतलब बदल गया है आपकी तरफ, और वो कितनी जल्दी एम्प्रेस की साइड करने लगे हैं। ड्यूक आगे बोलता है जो नोवेल्स हैं उनकी सेल्फ हाई स्टीम बहुत ही ज़्यादा है, तो और उन्हें ना आपके सामने झुकाने के लिए हमें और टावर्स की ज़रूरत है। वैसे अभी तक मुझे कॉन्सेप्ट इनका समझ में नहीं आया कि जितने ज़्यादा टावर होंगे उतने ही लोग उसकी ओर झुकेंगे। शायद ये इसीलिए है क्योंकि जो एक काल के अंडर जो मैजिशियन आते हैं ना, ड्यूक वगैरह, मतलब वो सभी ही टावर को डिस्ट्रॉय कर पाते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि जितने टावर होंगे उतने ही लोग उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे हेल्प के लिए।
शायद इसी को वो पावर बोल रहे हैं। तो कार्ल उसे देखने लगता है और यहाँ पर ना उसे याद आता है कि जब वो छोटा था तब ड्यूक उसके पास आया था और उसने बोला था कि तुम अभी उन सभी की आंखों में रिस्पेक्ट देखो, वो सभी तुम्हें एडमायर कर रहे हैं योर मेजेस्टी। अगर आप ऐसे ही बनना चाहते हैं, आपको ऐसे ही रहना चाहिए, आपको बस मेरी बातें माननी है, उन्हें पता चल जाएगा कि आप यहाँ के एम्परर हैं। ऐसे वगैरह वगैरह उसका ब्रेन वॉश कर रहा होता है। तो अभी यहाँ वो उसे बोलता है कि तुम बहुत ही लंबे टाइम से ये चीज़ कर रहे हो और तुम्हारी एम्प्रेस के साथ जो भी प्रॉब्लम है उसे मुझे ये बताओ। और आगे वो बोलता है ड्यूक कि जो एम्प्रेस है ना वो हमारे लिए खतरा बनती जा रही है, हमें सिर्फ एक ही रास्ता है हमारे पास, मतलब जो भी हमारा जो फाइनल गोल था उसे कंटिन्यू करने के लिए हमें उस एम्प्रेस को किल करना ही होगा। उसकी बात सुन के ना कार्ल बहुत ही देर से चिल्लाता है कि ड्यूक डेस्वनल। और फिर वो उसे सोचता है कि उसने अभी क्या कहा, क्या वो एम्प्रेस को मारना चाहता है। यहाँ पर ना ड्यूक आके तो अपनी बात समझाने लगता है कि सभी लोग ना अभी एम्प्रेस के अराउंड घूम रहे हैं उसकी मैजिक एबिलिटी के कारण। इसके अलावा वो टावर को डिस्ट्रॉय कर सकती है, उसकी पावर ना जो प्रिंसेस एलिजा है वो भी उसके पीछे है, मतलब उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा नॉवेल्स हैं। और अगर ऐसा ही चलता गया, अगर एम्पर ने सभी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया, सभी मतलब टावर्स वगैरह को, तो ऐसा होगा कि वो सभी लोग उसके सामने झुकेंगे, वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। और आगे बोलता है इसीलिए आपको जल्दी से कुछ करना होगा, हमें उसकी जो पावर है ना उसे और ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं करने देनी चाहिए, उसे और ज़्यादा ग्रो नहीं करने देना चाहिए यूरो में। जैसे उससे पहले ही हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि हमें और ये सारी चीज़ें पहले ही ख़त्म कर दे। तो यहाँ पर कार्ल उससे बोलता है कि मुझे और सॉल्यूशन फाइंड करने दो। तो ड्यूक उससे बोलता है हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और उससे आगे बोलता है कि अभी और ज़्यादा कोई रास्ता नहीं है एम्प्रेस को रोकने का, सिर्फ मेरा ही रास्ता ठीक है, हमें उसे किल ही कर देना चाहिए। तभी कार्ल बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और उससे बोलता है कि क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा कि मैं कोई और रास्ता ढूंढूंगा। और फिर वो गुस्से में उसे बोलता है मैं फिर से तुम्हें रिमाइंड कराता हूँ, अगर तुमने उस वूमन को टच करने की हिम्मत की बिना मेरी परमिशन के तो देख लेना तुम्हारा क्या होगा। मैं बिल्कुल भी साइलेंट नहीं रहूँगा चाहे तुम कोई भी हो। और उसकी बात सुन के उसका मतलब ऑब्सेशन देख के ड्यूक ना थोड़ा चुप हो जाता है, सोचता है कि ये ऑब्सेसिव लुक ये एम्प्रेस के लिए है, हमें इसे और ज़्यादा बढ़ने से रोकना होगा। क्योंकि जो कार्ल है ना वो ना हमेशा से ही मतलब उसकी जो अराउंड चीज़ें हैं ना वो उसकी खुद ब खुद हो जाती हैं, क्योंकि वो एक एम्परर है तो हर चीज़ उसे मिल जाती है। इसीलिए ना वो अभी डेस्परेट है एडला के लिए, क्योंकि एडला उसकी बात नहीं सुनती है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा उसके साथ ऑब्सेस्ड हो गया है। और आगे ना ड्यूक उससे बोलता है ठीक है मैं समझ गया, मैं और ज़्यादा टाइम नहीं आपका वेस्ट करूँगा, और लेकिन आपको भी अभी जल्दी करना होगा, आपको जल्दी ही कोई सोल्यूशन फाइंड करना होगा। और फिर वो उससे बोलता है कि बाय द वे जो नेशनल हॉलीडे है ना वो आ रहा है बहुत ही जल्दी, तो आप मुझे ये मत कहना कि अभी तक आपने प्रिपेयर नहीं किया है। वैसे तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी, अभी एम्प्रेस के साथ आप नहीं जा सकते, आपको पता है ना, आपको डायना पॉटर को अपना पार्टनर चुनना होगा जैसे कि आप हमेशा करते हैं। इसके अलावा जो डायना पॉटर है वो अभी आपके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट भी है। तो इसके साथ ना डायना के साथ हम हमारा जो एम्प्रेस है ना उसकी पावर को कंट्रोल में ला सकते हैं। क्योंकि ना अगर एम्परर के साथ कोई और वुमन होगी तो डेफिनेटली जो एम्प्रेस है हमारी एडला उसकी पावर कम ही होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं वहाँ पर एडला बैठी होती है और जैसे ही वो आती है हाना उसे बोलते हैं योर मेजेस्टी क्या आज इम्पॉर्टेंट मीटिंग के दौरान कुछ हुआ हम। वो उसे बोलती है काउंट काल्विन ने सरेंडर कर दी है अपनी टेरिटरी को। तो हाना कुछ भी नहीं बोलती और उसे देखती रहती है क्योंकि उसे पता था ये मैटर उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर वो उसे बोलती है कि ये बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है अपने टाइटल को सरेंडर कर देने से, और यहाँ पर ना इसकी वजह से जो टावर का इन्फ्लुएंस है ना वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हाना उससे बोलती है एटलीस्ट योर मेजेस्टी आपने जो कुछ करना था आपने किया है, जो भी आपकी पावर में था। तो एडला उससे बोलती है कि तुम मुझे ये बताओ कि काउंट कार्विन का योर मेजेस्टी के साथ कोई बैड रिलेशनशिप था। तो वो उसे बोलते नहीं, काउंट कार्विन को मतलब जाना जाता है उसकी लॉयल्टी के लिए, जनरेशन से उसकी जो फैमिली है हमारे एम्पर को सर्व करती आ रही है। तो उसे बोलती है अगर ऐसा है तो फिर उसने ऐसा क्यों किया। और यहाँ पर ना उसे समझ में नहीं आया कि क्यों, कोई रीज़न था क्या, जो काउंट काल्विन के टेरिटरी में जो टावर थे जो मतलब काल है उसने डिस्ट्रॉय करने के लिए किसी को क्यों नहीं भेजा, क्योंकि वो तो उसके साथ लॉयल थे, वैसे उसे भेजना चाहिए था। यही बात सोच रही होती है, फिर उसे ड्यूक की याद आ जाती है कि ज़रूर ड्यूक उसके पीछे था, लेकिन ये क्या कारण हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये ना कोई साजिश है, क्योंकि ना जो मतलब काल है ना, हाँ, वो तो सिर्फ़ कठपुतली की तरह वर्क कर रहा है। जो ड्यूक है ना, वो उस टावर का इस्तेमाल करना चाहता है
मतलब ना जो बहुत जगह पर टावर्स गिर रहे हैं ना, वो जानबूझ के नहीं हटा रहा, क्योंकि उस वो ना एक पैटर्न की तरह बन रहे हैं, जैसे कोई पैटर्न हो मैजिक का, जिसके साथ मैजिक एक जगह इकट्ठा किया जा सके, ऐसा कुछ। और वो ना बहुत ही डीप थॉट में होते हैं। तभी हाना उसके पास जाती है और उससे बोलते हैं कि योर मेजेस्टी, आप ड्रेस को चेक कर लीजिए। और उसे बोलती है कि बहुत ही जल्दी नेशनल हॉलीडे आने वाला है, तो आपको डिज़ाइन वगैरह भी चूज़ करना चाहिए जो भी आपको पसंद आएगा। वो उसे बोलती है, क्या ये मतलब स्ट्रेंज होगा अगर ये कंट्री डिस्ट्रॉय हो जाए टावर के दौरान, लेकिन आप लोग ऐसे नेशनल हॉलीडे बैंक्वेट को मतलब अरेंज कर रहे हैं। और उससे वो बोलती है कि इसके साथ इतनी ज़्यादा मतलब जो भी नेशनल हॉलीडे पर हम खर्चा करेंगे, उससे कितने लोगों की जान बचाई जा सकती है। और वो उसके साथ डिस्कस करने लगती है। हमें यहाँ पर बताया जाता है जो नेशनल हॉलीडे है ना, वो मतलब एक एम्पायर की फाउंडिंग डे था, उस दिन मनाया जाता है। सभी नॉवेल्स वगैरह सभी इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर इंपीरियल पैलेस में एक बैंक्वेट को हेल्ड किया जाता है। पिछले 3 सालों से जो डायना है ना, वो हेल्ड करती है ये वाला बैंक्वेट। और वो हमेशा ही बहुत ही सभी से अच्छे से बात करती है और ये सभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो उसकी होती हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर डायना की ओर वो होती है यहाँ पर आइवरी पैलेस में और उसने ड्रेस पहनी होती है। वो लॉरेन को बोलती है कि यहाँ पर ऑलरेडी किसी ने भेजा होगा ड्रेस रूम के लिए, ड्रेसिंग सेलेक्ट करने के लिए, तो जल्दी से यहाँ पर लेकर आओ। तो लॉरेन उसे लेकर आती है, लेकिन उसके जो मतलब होता है ना एक्सप्रेशन, वो कुछ खास अच्छा नहीं होता, कुछ खास अच्छा नहीं होता मतलब। तो वो जा रही होती है बुक्स में हम देखते हैं बहुत सारी ड्रेसेस की पिक्चर होती हैं। यहाँ पर ना जो हमारी मतलब होती है डायना, वो उसे देखती है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वहाँ पर लिखा होता है, प्लीज़ अपनी जो प्रेफरेंस है ना डिज़ाइन की, वो पहले राइट डाउन कर दीजिए। उसकी बात सुन के ना यहाँ पर हमें पता चलता है जो मतलब ड्रेसेस होती है ना, उसे ताकि कोई सिमिलर ड्रेस ना कोई पहन सके, इसलिए ऐसा किया जाता है कि जो सबसे पहले जो डिज़ाइन है ना, उसे पूछा जाता है। लेकिन अभी तक जो मतलब होती है डायना, उसे कभी किसी ने नहीं पूछा होता, क्योंकि वो एम्परर की बहुत ज़्यादा प्रीशियस होती है। इसीलिए ना सभी जो ड्रेसेस होती हैं ना, उसके पास पहले जाते हैं, जो वो चाहे वो चूज़ कर सकती है। लेकिन अभी उसे कंडीशंस देनी पड़ेंगी, मतलब यहाँ पर कंसिडरेशन देनी पड़ेगी। इसका मतलब यही है कि यहाँ पर कोई एक रीज़न है जिसकी वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा है। मतलब यहाँ पर एम्पायर में कोई ऐसा पर्सन है जिसकी जो प्लेस है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसकी प्लेस से भी ऊपर, और वो कोई और नहीं, हमारी एडला ही है। इस बात में वो गुस्सा हो जाती है और बोलते हैं कि उनकी हिम्मत कैसी हो मुझ पे ऐसे मजाक उड़ाने की। और उससे बोलते हैं कि मेरी टॉप प्रायोरिटी मुझसे कैसे छीन सकती है। और वो जो मतलब बुक होती है ना, उसे फेंक देती है। और यहाँ पर ना वो सोचती है कि मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें बॉय ही होना है। आगे ना मतलब होती है जो डायना, अपने पेट को टच करती है और बोलती है, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें लड़का ही होना है, तुम्हें मुझे मदर बनाना है फ्यूचर एम्परर की, और तुम ही मेरी इकलौती होप हो। तभी हम देखते हैं उसे ना थोड़ा फील होता है अपने पेट में और बोलता है, मेरा बेबी मूव कर रहा है। और फिर वो सोचता है, डियर, तुम्हें ऐसे ही अपनी मदर की नीड्स का ख्याल रखना है, तुम्हारे साथ मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तुम मेरी एक होप हो। तभी हम देखते हैं हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं वहाँ पर बड़ी सी शिप होती है। यहाँ पर ना वही लोग होते हैं जो कि हमारे एडला के दोस्त होते हैं, जिसने टावर को मतलब डिस्ट्रॉय करने के लिए जो भी मतलब ग्रुप स्टेबलाइज किया था, उसके लोग, उसके सबॉर्डिनेट। वहाँ पर हम देखते हैं लड़का बहुत ही ज़्यादा मतलब वॉमिटिंग कर रहा होता है और बोलता है कि फाइनली हम इक्विपमेंट एम्पायर में आ गए। तभी मीनू उससे बोलता है कि हाँ, फाइनली अभी हम आ गए हैं, तो अभी शिप के नीचे जाने का बंदोबस्त करो। तभी सभी लोग बातें करने लगते हैं कि क्या वो पर्सन एक मैन है, वो कितना ज़्यादा अच्छा और खूबसूरत लग रहा है, मुझे लगा कि वो कोई लड़की है। तभी सभी लोग उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर ना मिन सोच रहा है कि फाइनली फाइनली मैं तुम्हें देख सकता हूँ, मेरी प्यारी प्रिंसेस एडला। और वो एडला का याद करने लग जाता है अपने मन में। तो यहाँ पर इसके साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है एंड दैट्स इट, बाय बाय।